क्या कर रहे थे? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं। जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड न्यू JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही न्यू जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे कि 9th 11 डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET और भी दूसरे वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते रहते हैं। आप भी यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहेंगे, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें। हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11 लॉज ऑफ मोशन। उसमें हम लोगों ने फ्रिक्शन टॉपिक किया था, और फ्रिक्शन का एक पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। उस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करना चाह रहे थे या करने जा रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है उस टॉपिक के हिसाब से। तो मैंने ये एक न्यूमेरिकल जो है लिखा है, मैं इसे पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है? अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर. The coefficient of static friction is 0.4. A force of friction of 2.5 Newton is applied on the block as shown. Calculate the frictional force between the block and the floor. ठीक है, एक ब्लॉक है ये, इसका मास है 2 kg का मास है इसका मास जो है 2 kg का है। इस पे एक हम लोग 2.5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और इसका जो म्यू है, म्यू जो होता है 0.4 है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का ये म्यू दे रखा 0.4 है। अब ये बताना है कि कितना होगा फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड फ्लोर, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा इस बॉडी और इस फ्लोर के बीच में, कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, सवाल समझ में आ गया? क्या दे रखा है, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। the limiting frictional force, the frictional force is given as frictional force, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, ये हम लोग मैक्सिमम ले लेते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये म्यू आर के बराबर होता है। हम लोगों ने पढ़ा था म्यू आर के बराबर होता है ना। ये आर जो है नॉर्मल रिएक्शन होता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? जैसे ये वेट होता है इसका m इंटू जी, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, अब हम लोग आर को हटा के म्यू एम जी लगा देते हैं, आर को हटा के एम जी के बराबर रिप्लेस कर दिया ये। ठीक है, तो ये जो म्यू है इसका वैल्यू तो दे रखा है, कितना दे रखा है हमारा 0.4, ये तो म्यू दे रखा है। एम का वैल्यू दे रखा है 2, मास कितना है 2 kg, और जी का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, आसानी के लिए हम लोग 10 ले सकते हैं, हम लोग 10 ले लिया, 9.8 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर आसानी के लिए 10 ले लिया। ठीक है, ये 4 to 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8 न्यूटन का आ जाएगा ये टोटल। ठीक है, तो 8 न्यूटन का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। क्या समझ में आई? ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, जैसे इस पे हम लोग इधर से 2.5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इधर जब लगा देते तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा? इधर की तरफ काम कर रहा होगा। और ये एफ स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो ना इधर की तरफ काम कर रहा होगा। तो ये वाला फोर्स कितना काम कर रहा है? 8 न्यूटन। कितना? 8 न्यूटन। लेकिन अप्लाई कितना करें हम लोग? 2.5 न्यूटन। तो हमारा जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो 8 न्यूटन का है, और अप्लाइड फोर्स 2.5 न्यूटन। तो हम अप्लाई जो कर रहे हैं वो तो कम कर रहे हैं। हमें अगर उस बॉडी को मूव कराना है तो 8 से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, 8 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब जाके ये बॉडी मूव करना शुरू करेगा। लेकिन हम लगा कितना रहे? 2.5। इसका मतलब ये बॉडी मूव नहीं करेगा। कितनी बात समझ में? ये बॉडी मूव नहीं करेगा। मैं जरा सा इसे मिटा दूं, समझ में आ रही बात? इसको मैं मिटाता हूं। हियर अप्लाइड फोर्सेस
applied force is equal to 2.5 Newton और maximum static फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 8 न्यूटन का। कितनी बात में, तो मूव कराने के लिए हमें अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये मूव करता है। ठीक है, तो क्या बताया, टू मूव द बॉडी अप्लाइड फोर्स should be greater than maximum static frictional force। ठीक है ना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए अगर बॉडी को मूव कराना है तो। ठीक है, अब क्या बताए, अप्लाइड फोर्स तो कम है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के कंपेयर में, तो हेयर द बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी मूव नहीं करेगा। ठीक, अब यहाँ पे जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही स्टैटिक फोर्स भी होता है। जब तक के बॉडी का मोशन में नहीं आता है तो अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। हमने सबसे पहला दिन वाला कंसेप्ट में बताया था कि अगर एक बॉडी को मूव कराने के लिए 1 न्यूटन का फोर्स चाहिए तो 1 न्यूटन या उससे ज़्यादा जब आएगा तभी बॉडी मूव करेगा। उससे कम अगर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव नहीं करता। जिसमें हमने लिया था 0.2 न्यूटन लगाया तो बॉडी मूव नहीं किया, 0.4 न्यूटन लगाया तो बॉडी मूव नहीं किया, 0.5 किया, 0.8 किया तो बॉडी मूव नहीं करता। ठीक है ना, क्योंकि वो जो अप्लाइड फोर्स है वो स्टैटिक फोर्स जितना चाहिए बॉडी को मूव करने के लिए उससे कम है। मूव अगर कराना है तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, तो बॉडी मूव नहीं करेगा। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरा बताया क्या कि जो अप्लाइड फोर्स है और जो स्टैटिक फोर्स है वो दोनों बराबर होंगे। अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो जितना इधर से अप्लाई हो रहा है स्टैटिक फोर्स भी उतना ही लग जा रहा है। ठीक है, तब बॉडी मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट में ही रह रहा है। ठीक, मूव तो तब करेगा जब 8 से ज़्यादा होगा तब करेगा। तो जितना अप्लाइड होगा उतना ही मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा। तो यहाँ पे जो अभी जैसे बॉडी को अप्लाइड फोर्स है तो क्या बताया कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन। ये आ गया हमारा। ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना, तो अब इसका आंसर क्या है, उसमें सवाल में पूछा है कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द फ्लोर एंड द बॉडी। तो इसका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर क्या होगा 2.5 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। वैसे तो मैक्सिमम 8 न्यूटन का लगाता है, लगाने को 8 न्यूटन तक लगाता है, लेकिन अभी कितना स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा दोनों के बीच में, अभी होगा 2.5 न्यूटन का। ठीक है, समझ में आई ये। आगे चले हम लोग, ये एक कंसेप्ट बताया कि जब भी कभी अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा तभी जाके बॉडी मूव करेगा, वरना बॉडी मूव नहीं करता। दूसरी बात यह है कि जितना अप्लाइड फोर्स है अगर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस भी उतना ही होगा जितना कि अप्लाइड फोर्स है। ठीक है ना, जैसे 2.5 अप्लाइड फोर्स है तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड सरफेस भी 2.5 न्यूटन ही होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सवाल ये था, क्या दे रखा है, ये अ ब्लॉक ऑफ वेट 20 न्यूटन is applied on a horizontal table and a tension T which can be increased to 8 Newton before the block begin to slide। ठीक है, ये अप्लाइड नहीं प्लेस्ड है।
रिप्लेस्ड है। क्या दे रखा? अ ब्लॉक ऑफ वेट 20 न्यूटन is placed on a horizontal table and a tension T, which can be increased to 8 Newton before the block begin to slide, is applied at the block. A force of 4 Newton keeps the block moving at constant speed. Once it has been set in motion, find the coefficient of static and kinetic friction. क्या बताया कि एक ब्लॉक है और उसका जो टेबल पे रखा हुआ है, एक ब्लॉक जो है इस तरह से टेबल पे रखा हुआ है और इस ब्लॉक का जो वेट है ये m इंटू जी, ये 20 न्यूटन के बराबर है ये, ठीक है। इसको एक टेंशन यानी कि फोर्स लगाते हैं, यानी इधर से फोर्स लगाएंगे, एक टेंशन लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये टेंशन बढ़ते 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 जब 8 न्यूटन का होता है तब ये बॉडी मोशन में आना शुरू होता है, यानी 8 न्यूटन से पहले बॉडी मोशन में नहीं आता। 8 न्यूटन तक जब पहुंचता है तो ये बॉडी मोशन में आता है। कितने तक? 8 न्यूटन तक। ये लिखा है, क्या लिखा है? एंड अ टेंशन टी विच कैन बी इंक्रीज टू 8 न्यूटन बिफोर द ब्लॉक बिगिंस टू स्लाइड। ब्लॉक को स्लाइड करने से पहले पहले तक उसको 8 न्यूटन तक टेंशन लगाने पड़ते हैं, यानी अप्लाइड फोर्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट, इज अप्लाइड एट द ब्लॉक, ये तो हो गया पार्ट 1। अब क्या लगा है? अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन कीप द ब्लॉक मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड वंस इट हैज बीन सेट इन मोशन। अगर एक बार ये मोशन में चालू हो गया, ब्लॉक के मूव करने लगा, तो जब एक बार मोशन में चालू हो गया तो अब उसको कंटिन्यू मोशन में रहने के लिए कांस्टेंट स्पीड से अब सिर्फ 4 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत है। वो कंटिन्यू मोशन में रहे तो अब उसको 4 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत है, ठीक है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों ही फ्रिक्शन का कोफिशिएंट बताना हमें, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों बताना है। सवाल समझ में आ गया ये? आगे चले हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट वाला, जिसमें इसका जो बॉडी का जो वेट है 20 न्यूटन है। अब जो 20 न्यूटन वेट होगा तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? वो भी 20 होगा, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन भी 20 ही होगा। कितनी बात में ये इसके बराबर ही होता है, ठीक। और ये जो टी है ये हम लोग क्या बताया कि पहले 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी मोशन में नहीं आया, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, 4 का लगाया, 5 का लगाया, 6 का। तो अब हम लोग क्या, टेंशन को बढ़ाते जा, अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते 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 जब 8 न्यूटन तक पहुंचते हैं तब जाके बॉडी मोशन में आना शुरू हो जाता है। तो जो ये है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये जो 8 न्यूटन जो है ना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है 8 न्यूटन का। अब क्या बताया कि अब ये टेंशन तो इधर लगेगा और फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा, ठीक है ना। फ्रिक्शनल फोर्स जो है इधर बैक की तरफ, टेंशन के अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। अब क्या बताया कि अगर हम लोग जैसे ये बॉडी इस पे है तो ऊपर नीचे मूव तो करता नहीं है, ठीक है। क्या दे रखा है ये, यहाँ पे लेते हैं फॉर स्टैटिक। जब ये रेस्ट में है, पहला पार्ट दे रखा, सोल्यूशन कर रहा है, पहला पार्ट में रखा फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल components are the vertical and horizontal component of forces are, ठीक है। क्या होगा ये, देखो ये बॉडी तो रेस्ट में है
तो ना ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ना लेफ्ट राइट जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बैलेंस्ड हो जाता है, यानी जब टेंशन 8 न्यूटन का लगाते हैं तब वो मोशन 8 न्यूटन से जब ज़्यादा लगाते हैं तब मोशन में आता है, लेकिन 8 न्यूटन तक वो रेस्ट में ही रहता है, 8 न्यूटन के बाद मोशन में आता है। तो क्या हुआ, ये नॉर्मल रिएक्शन माइनस वेट R माइनस mg इज इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ, ये नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर की तरफ काम कर रहा है, mg नीचे की तरफ काम कर रहा है। अब जाहिर है जब दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आता होगा, तो इसलिए बॉडी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो ना R माइनस एम जी इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा R माइनस एम जी था तो एम जी को उधर कर दिया, तो R इज इक्वल टू एम जी जो वेट है वो कितना है, 20 न्यूटन है। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो है ना 20 न्यूटन के बराबर हो गया हमारा। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल वाला में देखते हैं, ये तो हमारा वर्टिकल का था। अब हॉरिजॉन्टल के लिए देखते हैं हम लोग, इसको मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या बताया कि फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल केस स्टेट क्या दे रखा है, ये F मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या टेंशन माइनस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0। ये भी बॉडी जो ना लेफ्ट राइट मूव नहीं कर रहा है, ये बॉडी ना लेफ्ट में मूव कर रहा है राइट में मूव कर रहा है, तो रेस्ट में है। तो इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, जो टेंशन है, दोनों बराबर है। ठीक है ना, तभी तो ये दोनों बराबर, तो माइनस करोगे 0 है, ये दोनों का सेम है तभी तो डिफरेंस 0 आ रही है। ठीक है ना, तो T क्या हो जाएगा, ये दिस इंप्लाइज दैट T इज इक्वल टू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन जो है ना इसके बराबर होगा। और ये जो टेंशन कितने का दे रखा है, ये टेंशन जो दे रखा हेयर T इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ठीक है ना, T इज इक्वल टू 8 न्यूटन, देयरफॉर स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ये हमारा आगे आंसर है इसका। कितनी बात सुन रही, अब हमें नॉर्मल रिएक्शन भी पता चल गया 20 न्यूटन, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी हमें पता चल गया 8 न्यूटन का। अब हमें स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताना है। तो अब हम इसके आगे वाला सेक्शन कर रहे हैं। क्या दे रखा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस आर, ये होता ना हमारा, ये रिलेशन होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को म्यू एस आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू एस इज इक्वल टू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन आर, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स कितना 8 न्यूटन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन 20 है, 2/5 हो गया, 0.4 आ गया। तो ये हमारा एक आ गया मैक्सिमम स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 आ गया, ये हमारा एक आंसर आ गया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें बोला क्या, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है। अब सेकेंड केस के लेते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। अब दूसरा पार्ट दे रखा फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन ये जो होता है R माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। जैसे ये भी फिर से लेते हैं,
ये ऊपर नीचे वाला मोशन दोनों बराबर होता है, तो r माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ये तो इसके बराबर कर दिया हमने, ठीक है ना। इसी तरह से दे रखा है, हम जब बॉडी मोशन में आ जाता है तो उसको कंटिन्यू मोशन में रखने के लिए सिर्फ 4 न्यूटन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, टेंशन, या टेंशन मतलब अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स 4 न्यूटन, ठीक है ना। नहीं, इसको 0 रखते हैं, ठीक है ना। बोला क्यों, टेंशन माइनस एफ के इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि ये जो है ना दोनों बैलेंस कर देते हैं। 4 न्यूटन के फोर्स की ज़रूरत होती है उसको कांस्टेंट स्पीड में रखने के लिए। जब भी कभी एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, तो जब फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन होता है। जब भी कभी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। तो इसमें जो अप्लाइड फोर्स है और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो दोनों को माइनस करते हैं 0 हो जाता है, क्योंकि ये जो है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है। क्वेश्चन में लिख रखा है द बॉडी मूव्स टू कीप द बॉडी कांस्टेंट स्पीड 4 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो 4 न्यूटन फोर्स की जरूरत होती है अगर बॉडी को चाहते कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कराए तो ये टी यानी अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर हम लोग इसको टी एफ को लेते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इज इक्वल टू 4 न्यूटन, ये 4 न्यूटन की ज़रूरत है। अब हमें म्यू के चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ये हमारा रिलेशन होता है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना 4 है और नॉर्मल रिएक्शन कितना 20 है, ये तो 1/5 हो गया, 1/5 यानी 0.2। तो ये हमारा काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, और ये हमारा था कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था ये। और हम लोगों ने पहले ही बताया कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। कितनी बात समझ में आई। तो ये हम लोग 2 क्वेश्चन किए, अभी कंटिन्यू रखेंगे, अभी और अच्छे सवाल है, आज यहीं पे न दे, ठीक है ना।